अच्छा, बात कुछ ऐसी होती है नाजरीन कि जब प्रोग्राम के अंदर मैं मामलात पर डिस्कस करता हूँ, माशी मामलात पर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नाजरीन बिटवीन द लाइंस और फाइन प्रिंट को समझ सकें। कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे। देखें, मैं बड़ा कॉशियसली चलता हूँ और हमेशा जब लोग मुझे कहते हैं कि साहब आप बड़ा खुल के बात किया करें, मैं उनको कहता हूँ खुल के बात नहीं होती इन मामलात पर। ये मामलात इस नौइयत के होते हैं कि इनमें खुल के बात नहीं होती, इसमें बड़े मोहतात अंदाज में गुफ्तगू होती है, कॉशियस गुफ्तगू होती है, एडवाइस भी होती है तो कॉशियस एडवाइस होती है। मैं सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि ये एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, प्रोग्राम की तरफ से, कि आप इस चीज़ को समझें कि वी डू नॉट सोलिसिट फाइनेंशियल एडवाइस, वी कैन नॉट टेक दिस लायबिलिटी अपॉन अस। सेकंड ये है कि जो भी गुफ्तगू हो रही होती है ये विदाउट प्रिजुडिस होती है, यानी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। ये तो पर्पस ऑफ जनरल गुफ्तगू के बुनियाद पर होती है ताकि आइडियाज़ इवॉल्व हों, थिंकिंग इवॉल्व। अब इसको आगे लेकर चलते हैं, इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। आइडियाज़ इवॉल्व होते हैं। मेन इशू ये है कि हमें अंडरस्टैंड करते हैं कि इकॉनमी को ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। IMF ने स्टैंड बाई फैसिलिटी के ऊपर हमारे साथ इत्तेफाक कर लिया। अब क्या हो गया, जब हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली तो अब हमने कुछ करके दिखाना है। अच्छा, ब्रीदिंग स्पेस ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी तर्ज़े गुफ्तगू में फैलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं फैलो। अब हमें क्या करना है कि अपने लिए जो ब्रीदिंग स्पेस है उसी के अंदर वर्क अराउंड करना है। स्पेस कम है, आप उसके अंदर वर्क अराउंड करो। हमें अपॉर्चुनिटी मिली। अब अगर आप कैपिटल मार्केट में एंट्री लेते हो, मेरे हिसाब से आप कहते हो मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता हूँ, मुझसे आप पूछते हैं कि आप जी बिल्कुल न्यूट्रल सी एडवाइस दें स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक, तो मैं आपको कहूँगा फिर आपको शॉर्ट टर्म ही सोचना पड़ेगा, वेरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि आप एंटर हुए मार्केट के अंदर। अभी भी हालात में जो तब्दीली है उनका देरपा होना, देरपा भी बहुत ड्यूरेबल सिचुएशन होनी चाहिए ना। वो तो मेरे पास नहीं है ना कोई वारंट करने के लिए ये बात कि ये सब कुछ देरपा होगा। मैं तो ये कहूँगा भाई मुझे स्पेस मिली तो ये सब कुछ शॉर्ट टर्म होगा अगर कैपिटल मार्केट में होता है। लोग बोलते हैं साहब फॉरेक्स मार्केट, देखो फॉरेक्स मार्केट में भी मैं कहता हूँ कि ड्यूरेबिलिटी तब नहीं आ सकती, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़ा मैंने गौर से सुना अगले दिन इसहाक डार साहब ने जो गुफ्तगू की टेलीविज़न के ऊपर, और उसमें उन्होंने रीर का यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के मुतालिक गुफ्तगू की, और उन्होंने बैनुल अक़वामी एक इदारा है उसको कोट करते हुए कहा कि उन्होंने शायद गालिबन 244 या इसके इर्द गिर्द पाक रुपये की और डॉलर की पैरिटी को रखा है रीर की बुनियाद पर। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था। अब जाहिर बात है अगर 244 है उसमें फिर आप ऐसे समझना कि रिस्क एलिमेंट की वजह से, क्योंकि रिस्क का बहुत ज़्यादा ट्रम्पेट हुआ, लोगों ने शोर मचाया, मुल्क का ऐसा हो जाएगा, इसमें पॉलिटिकल भी बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें। तो आई कैन नॉट पुट अ प्राइस टैग ऑन इट, बट आई कैन से दैट अभी जो अगर ये डॉलर ट्रेंड फॉलो करता भी है, वी विल हैव टू सी कि 244 से नीचे तो फिर हम इसको रीर की बुनियाद पर भी जाते हुए नहीं देख सकते। तो कुशन कितना है, रफ अराउंड 30 to 40 रुपीज़ यही होगा ना। अभी नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में हो जाए, इतना ही कुशन है ना, इससे आप ज़्यादा तो नहीं गिर सकता। एक बात कर रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने कोट कर दिया एक नंबर को, एक फिगर को, तो हमें इसे अंडरस्टैंड करना है कि यही कुशन है, अब इसी में वर्क करोगे। तो फॉरेक्स मार्केट में भी जो आप चीज़ें देख रहे हो ये रिलायंट है कि इस पे करंट अकाउंट डेफिसिट पे, ट्रेड डेफिसिट पे, हमारी निगोशिएशंस विद अदर कंट्रीज़ के साथ, तो यहाँ पर भी आपने उसी स्पेस में भाई वर्क करना है। तो ये भी कोई लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म नहीं है। फिर मैं बता दूं बात, उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने भी फिर जाना है, गवर्नमेंट जाएगी, केयरटेकर गवर्नमेंट क्या करेगी, हम कहें जी कंटिन्यूटी होगी, आप नहीं कह सकते कंटिन्यूटी होगी। हो सकता है उनको बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने पड़े, ऑफ कोर्स करने पड़ सकते हैं, क्यों नहीं, आप नहीं रोक सकते उन्हें। सिस्टमिक रिफॉर्म अगर वो लाते हैं जो कि ऑन द गाइडलाइंस हैं टू टेक द इकोनॉमी फॉरवर्ड, तो आप तो नहीं कह सकते कि साहब ऐसा नहीं होगा, तो होगा। सो देयरफॉर व्हाट डू? यू बिकम कॉशियस, यू एक्सरसाइज कॉशन। फिर आप बोलोगे आपने बिल्कुल उल्टी बात कर दी,
आपने कहा enjoy the good times, but you said remain cautious. That means where I put my money, I have to be extra careful. Of course, you have to be extra careful. You have to be extra careful with your money. आपको बुरा लगे अच्छा लगे, देखो लोग बात मेरी क्यों सुनते हैं भाई, वजनदार बात वो होती है जो लॉजिक की बुनियाद पर हो। लॉजिक ये कहता है कि बी स्मार्ट विद योर मनी, देयर इज नो हार्म कि आप असेसमेंट करो कि भाई मैं अगर यहां पर पैसे लगाता हूं मुझे क्या फायदा होगा। थर्ड, रियल एस्टेट। पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन मोस्ट ऑफन, रियल एस्टेट में पैसा लगाना है नहीं लगाना है? रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इन चीज़ों में पैसा लगाएं नहीं लगाएं, ठीक है, ये एक मुख्तलिफ जाविया है भाई। ये आपके फॉरेक्स मार्केट इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसे कैपिटल मार्केट से इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन रियल एस्टेट की मार्केट बिल्कुल फ़र्क है, और वहाँ पर धड़ाम करके मार्केट जो है गिर चुकी है। ये कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में कि रियल एस्टेट की मार्केट धड़ाम करके गिर चुकी है, ये कोई बात नहीं कर रहा। पैसा वहाँ बहुत लगा हुआ है और पैसा अपनी कदर खो गया। देखो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो आप समझ नहीं रहे हो। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने कुएं में जाके पैसे फेंक दिए, या बारबेक्यू बन रहा था, आपने सारे पैसे इकट्ठे किए, बारबेक्यू में कोयले में अपने पैसे डाल दिए, जल गए। नहीं, अजीब सुनने में नहीं लग रहा, ये है, ये हुआ है भाई। आप अगर उसको किसी और एवेन्यू में लगाते तो आप ज्यादा कमाते। आप लालच में आ गए, आपने रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, रियल एस्टेट के अंदर धड़ाम करके कीमतें नीचे गिरेंगी। अब बंदा ही कोई नहीं उसके लिए, अब क्या करोगे? देखो जो भी मेजर्स गवर्नमेंट ने भी ले लिए हैं, IMF प्रोग्राम के नतीजे में भी जो कुछ होगा, तिजारत और सनत को फायदा हो सकता है, कैपिटल मार्केट को फायदा हो सकता है, फॉरेक्स मार्केट में फायदा हो सकता है, वो भी शॉर्ट टर्म में। हाँ, तो रियल एस्टेट में नहीं होगा, वहां नहीं हो सकता। और वहां पर तो क्या है कि खरीदने और बेचने पर हुकूमत ने और ज्यादा ओवरवॉच रख दी ना। अब हमारे यहां भी आपने तफरीक की हुई है टैक्स पेयर में भी, कि दो नस्लों के टैक्स पेयर होंगे, एक तो टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर है, और टैक्स पेयर में भी दो नस्लें, है ना। तो जब एक बंदा अब ये इसको ये टेक्निकलिटी है, ये उनकी कंपल्शन पर है। बट माइंड यू, अब लोग मुझे कहते हैं कि साहब अब क्या करें, अब क्या होगा? भाई देखो, रियल एस्टेट का सेक्टर तो फिलहाल मैं काउंट इन नहीं कर सकता, क्या आप इसे काउंट इन कर दो? तो अगर आपने हिया हुआ कहीं उसमें लगा दिए पैसे, तो प्लीज डोंट गेट बैक टू अस ऑन दिस वन। मतलब अस के माने ये हैं कि ऑन द मीडिया और ऑन द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी, बिकॉज दिस वाज ऑल यू आर डूइंग, पार्किंग योर मनी हियर एंड देयर। एमनेस्टी विल हैव टू गो टुडे और टुमारो। उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये एमनेस्टी रेजीम जो है, इट्स नॉट गोइंग टू गो ऑन। उन्होंने देखे ना, वो $1 लाख वाला मामला भी वो फिनिश हो गया अभी ना। सो नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर रियल एस्टेट, यू मस्ट रिमेंबर इन योर माइंड दैट वेदर टुडे और टुमारो दे विल गेट टू नो दैट यू आर इन्वेस्टिंग। देखिए एक बात है ना, दैट वाज द प्ले, जो आप समझे नहीं, दैट वाज द प्ले। दे न्यू दैट वेदर टुडे और टुमारो दे विल गेट टू नो, और ये चीज आप नहीं समझ पाए। लेकिन इस मुल्क के अंदर जिन लोगों का दिमाग चल रहा था, उनको समझ में आ गई और उन्होंने इसकी तोड़ निकाली, सारा पैसा इकट्ठा किया और हवाई जहाज के जरिए शूं कर दिया। भाई राय लेता हूं तो फिर ऐसी राय लेता हूं कि जिसकी अहमियत हो, और पढ़ी लिखी राय लेता हूं। इसीलिए मैंने आज दावत दी है एहसन मेहनती साहब को, जो हमारा मौजू है, यानी कि फॉरेक्स मार्केट हो गई, हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट हो गई, रियल एस्टेट मार्केट हो गई, और ट्रेड इंडस्ट्री और बिज़नेस हो गया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मेरे ख़्याल से ये बेहतर अंदाज में आपको एक कयास या एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ये मेरी बात की या तो इससे इत्तेफाक कर सकते हैं, या उससे जो है मुतज़ाद बात भी बता सकते हैं आपको, ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। वेलकम करता हूँ आपको एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। अब एहसन मेहनती साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने तमहीद में ये बात की कि देखें, अभी इस वक्त प्रूडेंट रहना या कॉशियस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज़ अ लेवल ऑफ एंथुजियाज़म कि भाई IMF के साथ जो है वो माहिदा या स्टैंड बाई अरेंजमेंट हो गई है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को कुछ डॉलर तो मिलेंगे,
लेकिन अब सरमायाकार ऑन द प्राउल हैं। मैंने ये बयान किया, मुख्तसर आपके सामने बता रहा हूँ कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये कहा कि देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है तो वो तो हाईली रिलायंट है मैनी न्यूमरस फैक्टर्स के ऊपर। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बेहतर हो गई होगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म ही होगी क्योंकि हुकूमत के भी दिन गिने हुए ही हैं। दूसरा कैपिटल मार्केट है, उसमें भी मैं ये कहूँगा कि थोड़े कॉशियस रहें। एक्साइटमेंट ज़्यादा है, स्मॉल इन्वेस्टर ज़रा एहतियात से ही जाएं, लेकिन एक्साइटमेंट तो है नंदलेस। लोग काफ़ी अरसे से बैठे हुए थे खामोश। अच्छा, रियल एस्टेट मार्केट में स्लंप है, वो तो क्विक फिक्स से ठीक नहीं हो सकती कि IMF का प्रोग्राम आए या जाए, क्योंकि लोग थोड़ा ज़्यादा इंगेज्ड किस्म का डिसीजन लेते हैं। तिजारत और सनत के शोबे में मुझे नहीं पता कि मैं क्या राय दूं, इसीलिए मैंने आपके सामने ये चारों चीज़ें हाईलाइट कर दी। मैं चाहूँगा नाजरीन के लिए आप अपनी मुतवाज़िन और मुस्तनद राय ये दें कि एज एन इन्वेस्टर व्हाट आर दे लुकिंग फॉर इन द फ्यूचर। जी देखें, आई थिंक कि ये जो नए प्लान्स जो गवर्नमेंट के आ रहे हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि स्पेशल जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेके जो मुआवजात में बहुत सारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहीं हम पोर्ट्स को जो हमारे दे रहे हैं कहीं UAE को दे रहे हैं, कोई हम जो डिफरेंट एवेन्यू बिल्कुल आउटसोर्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इन्वेस्टर्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। आई थिंक कि ये एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग है। आई थिंक कि जो रिफाइनरी अब हम देख रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी, ये रशिया से ऑयल जो आया हमारे पास, कुछ लोग कहते हैं कि ये रिफाइनरी थी नहीं रशिया के पास, तो ये ऑयल कहाँ से आया। आई थिंक कि ये सारी जो डेवलपिंग सिचुएशन है जिसमें हम अब CPEC को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं, ऐसी सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है। कुछ हद तक प्राइवेटाइजेशन की भी बातें आ रही हैं कि स्टेट लाइफ की प्राइवेटाइजेशन, फिर पाकिस्तान स्टील को जो है आउटसोर्स करने की बातें आ रही हैं। तो आई थिंक कि जो फुल फ्लैश बेसिस पर देखा जा रहा है वो नहीं, लेकिन आप मुझे बेस लाइन ये बताएं, ये 1.5 महीने में तो नहीं हो सकेगा ना? मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो सकती ये चीजें, या हो सकती? देखिए, आई थिंक कि इस पे सिचुएशन तो डेवलपिंग सिचुएशन है, और सिचुएशन ऐसी बनेगी, जाहिर है सबको पता लगेगा, एक वोटर को पता लगेगा कि अगर हमने दोबारा अपॉर्चुनिटी दी इन्हीं लोगों को दोबारा से, तो वो चीजें रिवाइव। हमने देखा था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर भी जो है वो इससे पहले जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस पर काफी ज्यादा काम हुआ था, और फिर जाहिर वो गवर्नमेंट नहीं आई और हमने देखा कि PTI आ गई, तो उसके बाद वो वहाँ पे जो मामला, और फिर उसके बाद पेनल्टीज भी लगने वाली थी ईरान से, क्योंकि हम ये पाइपलाइन को परसू नहीं कर रहे थे। एवरीबडी नोज कि पीपल्स पार्टी आती है तो वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे वर्किंग दोबारा से शुरू हो जाती है, और फिर जाहिर लास्ट वो बॉल थी, और फिर उसके बाद इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि नई गवर्नमेंट आ गई। तो आई थिंक कि नई जो गवर्नमेंट आने लगी होती है तो वो ऐसे जो होल्स होते हैं वो खोल के रख देती है कि जाहिर जहां पर उनकी विनिंग होगी वहां पे उन पे काम होगा, और अगर उनकी विनिंग नहीं हुई तो उनके पास ऐसे प्रपोजिशन होगा ये बताने के लिए कि हमने तो ये सारी चीजें हम इस पे वर्किंग शुरू कर दी थी, बट देन वी डिडंट गेट द चांस टू वर्क अहेड ऑन दैट। तो यू आर राइट कि इस हद तक तो जो है बहुत सारे एवेन्यूज जो है वो खोले जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाया जा रहा है, स्पेशल प्रोग्राम्स की जो है वो इंट्रोडक्शन हो रही है। बट यू आर राइट कि वो 6 वीक्स में क्या हो सकता है, तो ये तो बात बिल्कुल सामने है आपके कि एक बहुत अच्छी डेवलपिंग सिचुएशन तो ये है कि IMF का प्रोग्राम 9 महीने के लिए एटलीस्ट हमने वो एक अपॉर्चुनिटी दी है इन्वेस्टर्स को कि एटलीस्ट 9 मंथ तक आगे स्टेबिलिटी नजर आ रही है, रुपये में भी नजर आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज में भी नजर आ रही है, रियल स्टेट में भी नजर आ रही है, नए टैक्सेस भी नहीं लग रहे। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो हैं इंडिकेट कर रही हैं कि जो कुछ हद तक हमने स्टेबिलिटी दी है, और इसी का ही हम रिएक्शन देख रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है वो भी स्टेबल हो गई है, स्टॉक मार्केट भी स्टेबल हो गई है, स्टेबल टू पॉजिटिव हो गई है। तो आई थिंक कि हमने एक डायरेक्शन दिया है, और ये भी एक खुशाइन बात है। अच्छा, लेकिन ये इसके माने देखें, आप जब भी बात करते हैं मैंने देखा है कि आप वजनदार बात करते हैं, कभी जज्बात में तो मैंने आपको बहते देखा नहीं। तो इसके माने ये हैं कि आपका कहना ये है कि हम रिलेटिवली स्टिल वाटर्स में आ गए हैं, अब यहाँ पर कोई तूफान नहीं है, कोई इस तरह की कैफियत नहीं है जैसी
2 महीने 3 महीने पहले बनी हुई थी और आपने तब जाहिर बात है अपने कंटेंशंस का इजहार बड़े खुल के किया था। तो यू थिंक वी आर रिलेटिवली इन सेफ वाटर्स, ये मैं समझना चाह रहा हूँ, राइट? जी बिल्कुल, फर्स्ट 9 मंथ्स, नेक्स्ट 9 मंथ्स, 9 मंथ्स भी एक जो हम कॉन्वर्जेशन के अंदर करें तो अगले 9 महीने जो है बिल्कुल साफ और बिल्कुल स्टिल नजर आ रहे हैं। बट आफ्टर दैट सर्टनली हमें दोबारा इस प्रोग्राम के अंदर जाना है और फिर उसको जाहिर है उन रिव्यूज को क्रॉस करना है। तो फर्स्ट 9 मंथ्स अपीयर्स टू बी वेरी पॉजिटिव। इसके अंदर हम हमारी रेटिंग्स की भी रिवीजन देख रहे हैं। बार्कलेज जो है अगर आप देखें तो वो मार्केट वेट उसने कर दिया पाकिस्तान को। अगर आप लास्ट जो टंडा जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्वीडिश बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं, वो उनकी अगर आप प्रोपोजिशन देखें कैपिटल मार्केट पे तो कहते हैं 120% तक स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी इस लेवल से, एज वी कंपेयर टू श्रीलंका। अब हम डिफॉल्ट के लेवल से नीचे ट्रेड कर रहे हैं इन अगर आप देखा जाए तो हम स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जाहिर है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से हमारी सिचुएशन कम से कम डिफॉल्ट से स्टिल वाटर की तरफ अगर हम आते हैं तो मार्केट्स को आउट परफॉर्म करना चाहिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ला सकती है। बहुत सारी जो कॉन्वर्सेशन थी वो पॉजिटिव हो रही है, बट प्रैक्टिकली हम अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं कि हमारा जो रुपी है अगेंस्ट डॉलर, वो नया रेट हर दिन आता है, क्या वो अवेलेबल है बाजार में या नहीं है उस रेट पे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जो मामला है ये आपने बड़ा अहम उठा दिया, इसकी वजाहत आप करें। देखें वो कहते हैं रीर जो है वो इंटरनेशनल बड़ी मशहूर पब्लिकेशन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने रीर कैलकुलेट की है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट फॉर आवर व्यूअर्स, जो कि एक तरीका कार है। वो कहते हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने कहा है कि अराउंड अबाउट 244 के इर्द गिर्द है। आई हैव नॉट रेड दैट, आई एम जस्ट कोटिंग द फाइनेंस मिनिस्टर, मे बी आई मे नॉट बी कोटिंग हिम एग्जैक्टली, मे बी अप एंड डाउन कोई बात हो, लेकिन आई एम टेकिंग योर व्यू दैट इट इज हाईली रिलायंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई एज वेल। तो अब इशू ये है कि रीर कैलकुलेट हो गई, बट दैट इज नॉट टेंजेंट टू, बट ऑफ कोर्स नॉट कंपेरेबल टू डिमांड एंड सप्लाई। तो इसका भी थोड़ा एलेबरेट करें कि आप इसमें कितनी वो देख रहे हैं न्यूट्रलिटी या बैलेंस। देखिए बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्मगलिंग का भी है, डॉलर स्मगल हो जाता है अक्रॉस द बॉर्डर, ये भी एक इशू है। जिस वक्त सप्लाई अवेलेबल नहीं होती है, रियर हम जो भी कर दें, फॉर एग्जांपल रियर अगर हम 200 भी कर दें और अगर सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो 300 का भी रेट चलेगा। अनफॉर्चुनेटली ओपन मार्केट के अंदर हम कहते हैं कि एक रेट प्रिवेल कर रहा है, बट उसके अंदर पता नहीं क्या ट्रेड होता है और क्या सारे सप्लायर उसमें हैं या सारी डिमांड उसमें है या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो रेट एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये इंटरबैंक के अंदर अगर हम देखें तो इंटरबैंक का भी एक रेट चलता है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इस वक्त जो इम्पोर्ट्स हैं वो इस वक्त भी पेंडिंग है, पोर्ट्स पर हैं, लाइंग है, ऑन बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट इंटरबैंक मार्केट पे पड़ा नहीं है। और जाहिर है हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट एक ऑफिशियली हम देख रहे हैं कि उसके सारे कर्व्स खत्म हो गए हैं, बट अनऑफिशियली ये कितना प्रैक्टिकल हुआ है ये तो हम इंपोर्टर से ही पूछेंगे, तो वो बहुत ज्यादा फिशी हैं इस बात पर। तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट्स इतनी फ्री नहीं है जितनी फ्री जो है वो क्लेम। ये देखिए ये आपने और जिसकी वजह से आपने अहम नुक्ता उठा दिया है। जी हाँ, और मेहनती साहब ने हमें बताया कि उनका क्या व्यू है, और ज़ाहिरी बात है उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस के मतलब भी उन्होंने बताया। अब ऐसे मेहनती साहब बात यह है कि 2 डायमेंशन पर तो आपने काफ़ी क्लियर कर दिया मुझे, लेकिन तीसरे जो एस्पेक्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा जिटरी हूँ। वो ये कि देखें रियल एस्टेट वाली आपने कहा कि इस्तेहकाम आएगा, प्रॉब्लम ये है कि रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो एक आप ये कह सकते हैं रिसर्च इंटेंसिव या ऐसा डिसीजन होता है जिसमें वक्त लगता है फैसला लेने में। इट्स नॉट इंस्टेंट लाइक इन द कैपिटल मार्केट वेयर यू कैन टेक द डिसीजन इन अ स्प्लिट सेकेंड। बट द प्रॉब्लम इज इन द रियल एस्टेट मार्केट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ सप्रेशन इन द पास्ट ईयर। एक तो वो क्राइसिस था, पॉलिटिकल क्राइसिस, जो उसको इम्पेक्ट कर गया। फिर उसके बाद कुछ इकोनॉमी की हालत ऐसी हो गई कि वो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया बिटवीन यू, मी एंड द एंटायर ऑडियंस। ये कोई अब ढका छुपा राज नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस मार्केट के अंदर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सपेक्टेशंस बिकॉज दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो आपके ख्याल से उनके लिए कोई उम्मीद की किरण है या नहीं?
देखिए, आई थिंक हमारी मार्केट्स तो इंडिकेट कर रही हैं कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। मार्केट्स हमारी जिस तरह से आपने देखा अपर लॉक्स लगे, हाईएस्ट एवर जो है इंक्रीज कैपिटल मार्केट्स में देखा गया। और आई थिंक कि रुपी की अगर आप सर्च भी देखें तो पर डे के हिसाब से 25 रुपीज सर्च होना इन कपल ऑफ डेज में भी, तो ये भी एक रिकॉर्ड जो है वो जो रिसीव है रिस्पॉन्स है। तो इस हिसाब से तो हम देख रहे हैं कि जो मेरे ख्याल एहसन मेहनती साहब के साथ दोबारा से हम रब्ता करते हैं। उन्होंने यही बताया कि खुश आइन चीज़ें दो मार्केटों लिख तो उन्होंने बता दी कि फॉरेक्स मार्केट है या जो हमारी कैपिटल मार्केट है उसमें बेहतरी देखने में आ रही है, और वो काफ़ी बेहतरी हमने देखी उसे। तो अब शायद गालिबन अब उनसे पूछूंगा कि इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ रियल एस्टेट मार्केट पे आएगा। और तिजारत और सनत के शोबे में उन्होंने ज़ाहिरी बात है एक नया चैप्टर खोला कि भाई इधर इंपोर्टर को क्या डॉलर अवेलेबल है, वो एस्पेक्ट उन्होंने डिस्कस किया। तो मतलब ये है कि हम काफ़ी एलेबरेट और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो ज्वाइन करते दोबारा से तो फिर मैं उनसे इसके बारे में पूछूंगा। जी माजरत, बीच में मेरे ख्याल राब्ते में कुछ ख़राबी हो गई थी लेकिन दोबारा से बरकरार हो गया। एहसन मेहनती साहब, आप बता रहे थे कि दो मार्केटों में बेहतरी देखी, अब आप उसको मेरे ख्याल रियल एस्टेट से जोड़ने वाले थे, तो अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। जी मैं ये समझता हूँ कि मार्केट्स जो हैं वो हमारी आउट परफॉर्म इस वक्त कर रही हैं। ये चीज़ हिंट कर रही है कि कुछ स्टिल वाटर में, जिस तरह से आपने कहा कि स्टिल वाटर में अब हम आ गए हैं, वॉल्यूम्स भी मार्केट्स के इम्प्रूव हो रहे हैं, डायरेक्शन भी अब मार्केट के अंदर आ रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोबारा शुरू हो गई है। आईएमएफ के प्रोग्राम के रिवाइवल के बाद तो जो है वो अगर हम देखें तो बिल्कुल ही हम जिस तरह से वी वर गोइंग डाउन उसी तरीके से हम वहीं डाउन से ऊपर जा रहे हैं। तो आई थिंक कि इट वाज लाइक हमने अब वो अपना ट्रफ देख लिया है। अब हम सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दोबारा लगनी शुरू हो गई है, काफी ज्यादा जो है मुस्बत तरीके से ट्रांजैक्शंस भी होने लगी हैं। तो आई थिंक कि बहुत अच्छी चीज हुई है जो भी हुई है, और अब जो है वो सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ देखा जा रहा है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर भी वॉल्यूम्स आएंगे, जाहिर है वहाँ पे टैक्सेशन अब बढ़ गया है, बजट हमारा रिवाइज आ गया, नए 200 बिलियन के टैक्सेस लगे, तो उसका इम्पैक्ट अपनी जगह पर है। बट अब सिर्फ इन मार्केट्स के अंदर अगर हम कैपिटल मार्केट्स की बात करें, पॉजिटिविटी की बात हो रही है, नए आईपीओस की बात हो रही है, नया डायरेक्शन की बात हो रही है, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। तो आई थिंक अब हम इकोनॉमिक रिकवरी के साइकिल की तरफ अब आ गए हैं, और सब मुस्बत बातों की तरफ जो है लोग जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और आई थिंक जो इस वक्त इश्यूज भी हैं कि जो वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है ओपन मार्केट में करेंसीज का, और फिर इसी तरीके से इंपोर्ट की अदम अवेलेबिलिटी नहीं है। बट इन नियर टर्म हम देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता तरीके से जो है वो हमें सप्लाई भी जो है वो आना शुरू हो जाएगी, एंड विल बैक टू ग्रोथ पाथ की तरफ हम दोबारा चले जाएंगे। तो आई थिंक कि उस हद तक हमें देखना पड़ेगा कि जो इश्यूज हमें 2 महीने पहले थे वो इश्यूज और वो कंडीशंस टोटली चेंज हो गई हैं, और वो इस वजह से चेंज हुई हैं कि हमने किसी भी तरीके से आईएमएफ से अब नेगोशिएट कर लिया है, और आईएमएफ इज देयर कि वो अब नेक्स्ट 9 मंथ्स के अंदर हमें सपोर्ट करे। एंड बियॉन्ड दैट वो खुद क्लेम करता है कि हमें नए प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि 90 बिलियन से डॉलर से ज्यादा की हमारी अगले 3 साल की कमिटमेंट्स हैं, जो कि हमें किसी भी तरीके से जो है उसको रिस्ट्रक्चर करके नए प्रोग्राम के अंदर उसको किसी भी तरीके से उसकी सेटलमेंट करनी होगी। तो आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिकवरी, और अब रफ्ता रफ्ता हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस भी बढ़ती जाएंगी और इकोनॉमिक रिवाइवल जो है हमें नजर आएगा। ये मैंने बड़ी आपसे अच्छी चीज़ें सुनी काफ़ी अरसे के बाद, और हालात भी यकीन करें ऐसे हो गए थे कि अवाम हमारी परेशान हो गई थी रोज़ मनफी ख़बर सुन सुन के। तो थोड़ा ठंडी हवा का झोंका मिला तो ज़रा आराम मिला, सुकून मिला। बात यह है कि मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो जनाब मुल्क के लोग भी बेहतरी की तरफ जाएंगे, हालात भी थोड़े बेहतर होंगे। अच्छा, एक सवाल था, मैंने कल भी पूछा, आज भी पूछूंगा आपसे। अब बात ये, इसी टाइमलाइन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देते हैं आपके सामने। 1.5 महीना 2 महीना हम लगा लेते हैं इस हुकूमत का, इसके बाद आ गई इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद हुए इलेक्शन, लेट्स से गिव देम अनदर 100 days, so you'd come up with a rough figure about 6 months. So the new government gets 3 months
एंड देन नीड्स टू मेक अ बजट। देखो मैंने आपके सामने जो ब्रेकडाउन बनाया ना, ये रियलिस्टिक ब्रेकडाउन बनाया। आपने 9 महीने का बोला, 9 महीने के बाद फिर अब ये आप बता रहे हैं कि दोबारा से IMF रिवाइवल प्रोग्राम होगा। 9 महीने बड़ी जल्दी गुजरेंगे क्योंकि सबके शेयर में ही 3-3 महीने डाल देते हैं हम। अब आप अपने जहन में क्या सोचते हैं कि विल देयर बी कंसिस्टेंसी इन ऑल ऑफ दीज 9 मंथ्स एंड हु विल हैव टू टेक मोर ऑफ द डिफिकल्ट डिसीजंस, दीज पीपल, द केयर टेकर्स और द न्यू वंस? आई थिंक कि मोस्टली तो जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो पोस्ट इलेक्शन जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके पास सारे पावर्स होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली IMF प्रोग्राम के बाद हमारे पास जो है मतलब कुछ रहा नहीं है डिसीजन लेने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे बजट्स इंटैक्ट हैं, हमारे टैक्सेस इंटैक्ट हैं, हमारी जो सिचुएशन है उसमें वो टोटली कमिटेड सिचुएशन है। तो आई थिंक कि हमारे जो लेंडर है वो अगर हमने नहीं शिफ्ट पे चले सही तरीके से, चाहे वो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है 6 वीक्स के लिए, इंटरिम गवर्नमेंट है और फिर उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट जो है, वी आर इन सेफ हैंड्स नाउ एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग आउटसाइड दैट प्रोग्राम। अब इसमें हमें टैक्सेशन के भी टारगेट्स मीट करने पड़ेंगे। जहाँ पे जो टैक्स लगाया है उसको अगर हमने अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्ट्स भी ऐसी होनी है कि जहाँ पर और अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स भी ऐसी होनी है जो अगर हमने कोई जरा से भी डॉज किया है वहां से IMF प्रोग्राम हमारे हाथ से निकला है और वहीं से हम हम निकल जाएंगे इस प्रोग्राम से बाहर रिव्यू के अंदर ही। तो आई थिंक कि वी हैव बीन क्लोजली वॉच्ड। इस वक्त हमें US मार्केट्स यानी कि US गवर्नमेंट भी देख रही है, जाहिर है उसने हमें सपोर्ट किया है IMF को कि प्रोग्राम के अंदर इसको। इस वक्त हमें सारे हमारे न्यूज़पेपर जो हैं वो इतने ज्यादा ब्लंट है, इतने ज्यादा हाईलाइटिंग है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है कि गवर्नमेंट के पास या इवन इंटरिम गवर्नमेंट में किसी के पास भी मनूवरिंग का चांस नहीं है। एंड आई थिंक कि दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अब हमारे हाथ से चीजें निकल गई हैं। अब हमें उसी प्लान के तहत जाना पड़ेगा, उन्हीं बजट्स पर कैरी करना पड़ेगा जो बजट हमने अनाउंस कर दिए हैं, फेडरल बजट। और जो नई गवर्नमेंट आएगी जाहिर है वो फिर नए फेडरल बजट को या नए प्रोग्राम को नेगोशिएट करेगी। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम मनूवर करेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें हमारा डेटा इंप्रूव हो रहा है, यानी कि हमारी इन्फ्लेशन अगर 38% थी तो वो 29% हो गई। हमारा डेटा थोड़ा सा वीक आया, अगर हम पेट्रोलियम सेल्स देखें वो 27% गिर गई, सीमेंट सेल्स गिर गई। बट आने वाले वक्तों में वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं तो ये डेटा वक्त के साथ इंप्रूव होगा। रेटिंग एजेंसीज जो इससे पहले इंतहाई नेगेटिव बातें करती थी अब वो दरमियानी बात कर रही हैं और आई थिंक कि वक्त के साथ वो मुस्बत बातें भी करेंगी क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो बहुत इम्प्रूव और अच्छे तरीके से इम्प्रूव होने लगे और ये यूजुअली हमने देखा है कि IMF प्रोग्राम में ये इकोनॉमिक नंबर्स इम्प्रूव होते हैं। कि बड़ी अहम बात आपने की, आपका बहुत शुक्रिया। आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस। फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।